नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़.in। मैं देवनाथ। आज हमारे साथ हैं आईटीओ के पदाधिकारी इंजीनियर अभिषेक सर। हम सर से जो आईटीओ के द्वारा अभी जो समस्याएं, ज्वलंत मुद्दाएं जो फेस की जा रही है, उनके उद्देश्यों के बारे में और अभी जो फिलहाल सरकार की नीति है, उनसे संबंधित सवाल सर से करेंगे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए सर। जी नमस्कार। सर से हम जानेंगे सर, ये आईटीओ है क्या? देखिए, AITO सबसे पहले अपना परिचय दे दूँ कि मैं AITO के अखिल भारतीय तकनीकी संगठन का हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और AITO मतलब ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन है और ये मुख्यतः टेक्निकल के लिए काम करती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मुख्यतः दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। और टेक्निकल में जैसे आप मान सकते हैं इंजीनियरिंग हो गया, डिप्लोमा हो गया, ITI हो गया। तो अगर देखेंगे कि रोज़गार की सबसे बड़ी रोज़गार सबसे ज़्यादा अगर मिलता है वो टेक्निकल वाले फील्ड में ही मिलता है। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं जहाँ पे बच्चे रोज़गार लेते हैं। नॉन टेक्निकल में क्या होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब आती है, लेकिन नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट ही एक जॉब का बड़ा हब है। और इसमें आज एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, जिसके लेकर अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर AITO संगठन काम करता है और इसके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे एजुकेशन तो लेते हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल पाती है। इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी के लिए AITO काम करती है। तो सर बेसिकली आपका संगठन जो AITO है वो बच्चों के जो ITI किए हुए हैं उनके रोज़गार के लिए एकदम दृढ़ निश्चयी हैं, उनके अधिकारों के लिए आप काम करते हैं। जी बिल्कुल। अभी अगर देखा जाए तो हम लोग ITI पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा गांव से जो बच्चे हैं, थोड़ा सा गरीब हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, तो उन लोगों के पास एक हायर एजुकेशन के लिए कोई संभावना नहीं होती है। तो ये गवर्नमेंट के मदद से ITI करते हैं और ITI करके अपना रोज़गार, खुद का स्वरोजगार या किसी कंपनी में जाकर नौकरी कर लेते हैं, जिससे इनकी एक अपना जीवन यापन हो जाता है। लेकिन आज ITI में एक बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई है, जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बेरोजगारी का, और बेरोजगारी की समस्या क्यों उत्पन्न हुई है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है जिस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो टोटल पूरे इंडिया में सर 14,323 ITI हैं। ये आंकड़ा मैं अप्रैल 2019 को आपको बता रहा हूँ। 14,323 ITI में से 11,425 ITI जो प्राइवेट ITI है और बाकी के गवर्नमेंट ITI है। और इन ITI में 23,08,000 बच्चे हर साल ITI करके बाहर निकलते हैं। आप देखेंगे ज़मीनी स्तर की हकीकत आपको बता रहा हूँ कि पूरे देश में 80% जो अनुदेशक की सीटें हैं, इंस्ट्रक्टर की जो सीटें हैं जो ITI में बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरी तरह से खाली है और हर साल 23 लाख बच्चे ITI करके बाहर निकल जाते हैं। तो अगर बाहर निकलते हैं तो उनको ITI करने बाद उनको रोज़गार चाहिए, और रोज़गार कैसे मिलेगा? जब आप अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, आपके अंदर वो स्किल होगा, तभी जाकर तो कोई रोज़गार देगा। कंपनी वाले इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू में बच्चे हमारा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और बाहर छट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो बिहार, झारखंड की आपको एग्जाम्पल बताता हूँ सर। पहले बिहार का सुन लीजिए कि बिहार में अनुदेशक की 2700 सीटें हैं। 2700 सीटों में से अभी नियमित रूप से 212 इंस्ट्रक्टर काम करते हैं और 218 इंस्ट्रक्टर जो संविदा पे हैं। टोटल 430 अनुदेशक हैं जो अभी नियमित तौर पे बिहार ITI में अनुदेशक हैं। अब देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 2700 के मुकाबले 430, और हर साल बिहार ITI से 25,000 बच्चे ITI करके बाहर निकल जाते हैं। आप बताइए कि जिस ITI में अनुदेशक नहीं है, जिस ITI में प्रैक्टिकल नहीं कराई जाती है, जिस ITI में पढ़ाया नहीं जाता है, उसका बच्चा अगर उसको सर्टिफिकेट ITI की मिल जाती है तो मिलती कैसे है? पहली बात है। और मिल भी जाती है तो क्या वो रोज़गार के काबिल है? नहीं है, बेरोजगारी उत्पन्न तो होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। आगे चलते हैं हम झारखंड। झारखंड में पूरी तरह से 99% सीटें खाली है। एक प्रधानाचार्य 3-3, 4-4 ITI संभालता है। वहाँ पे ये स्थिति है कि पढ़ाने वाला कोई नहीं है, हर साल वहाँ भी एडमिशन होती है। इसी तरह पूरे देश का हाल है। और ख़ासकर हर साल भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है कि एक CITS कोर्स होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कोर्स, जिसको करने के बाद आप ITI में अनुदेशक बनते हैं। इनके भी तादाद बहुत है, बहुत सारे बच्चे CITS करके बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनको रखा नहीं जाता है जबकि सीटें खाली है।
इससे दो कमी हो रही है, एक तो बच्चे बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, और CITS करने वाला भी बेरोजगार हो जा रहा है। ये बैठे हैं पढ़ाने के लिए, सरकार पढ़ाई नहीं देती है। तो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो सर ये जैसे आपने बात करी CITS की, ये CITS जो बच्चे ITI करते हैं उनके लिए किस तरीके से रोजगार पाने में सहायक होता है, और ये क्या है सर? देखिए, CITS होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसको समझाया जाए सही से तो हम कह सकते हैं जैसे स्कूलों में B.Ed होता है, B.Ed करने के बाद हम लोग टीचर बनते हैं, उसी तरह ITI में अगर आपको अनुदेशक बनना है, इंग्लिश में इसको इंस्ट्रक्टर बोला जाता है, इंस्ट्रक्टर बनना है तो आपको CITS ट्रेनिंग की जाती लेना होता है। और ये पहले क्या था ना कि अनुदेशक बहाली के लिए कंपलसरी नहीं था। इसका कारण था कि CITS करने वालों की संख्या कम थी, लेकिन DGT की तरफ से 2016 से लेकर अभी तक लगातार लेटर जारी करके बताया गया है कि अनुदेशक बहाली में CITS मैंडेटरी किया जाए, जिसको लेकर बिहार सरकार में भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, झारखंड में भी यही मामला फंसा हुआ है, जबकि बहुत सारे राज्यों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और CITS वालों को प्राथमिकता देकर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इसके बहाली नहीं होने के देखिए कारण क्या है सर, कि बिहार में 2016 सेशन से ITI में दो तरह का कोर्स होता है, एक तो 1 वर्षीय होता है, एक 2 वर्षीय होता है। तो 2016-18 सेशन के जितने बच्चे थे आज भी उनका रिजल्ट पेंडिंग में। आज 2020 चल रहा है, 2016 में एडमिशन लेने वाला छात्र 2020 तक उसको रिजल्ट नहीं मिला है। 4 साल हो गया सर, 4 साल में इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं 17-19 सेशन में, उसका भी कंडीशन ये है कि बहुत सारे बच्चों को ड्राइंग में बहुत सारे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आ गए हैं, जबकि ठीक है सारे बच्चे तो नहीं ना लिखे थे, ऐसा थोड़ा सारे बच्चे ही नहीं लिखे थे, कुछ बच्चे हो सकते नहीं लिखे, उनको 0 हो सकता है, लेकिन पूरा रिजल्ट ही 0 था और अभी तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया। बैक पेपर का कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, मतलब पिछले 4 सालों से लगातार रिजल्ट पेंडिंग में जा रहा है। और जिसके कारण बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2000 वैकेंसी आई थी जो छूट गया। रेलवे में आपको पता होगा 1 लाख वैकेंसी आई थी, जिसमें 65,000 के आसपास रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन का पोस्ट था। इन सारे बच्चे 2016-18 से लेकर अभी तक के बच्चे किसी भी बहाली प्रक्रिया में नहीं बैठ पाए, इसलिए क्योंकि उन लोगों का पेपर ही नहीं हुआ। इसका जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है? क्यों नहीं उनको दिखता है कि हमारे बच्चे 2016 से ही ITI करने के बाद आज भी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? और उसी तरह CITS में मतलब 22 कॉलेज है भारत सरकार का, हर साल वहाँ से 1200 के आसपास जो CITS अनुदेशक ट्रेनिंग लेकर बाहर निकलते हैं, उनको कहीं नहीं रखा जाता है। प्राइवेट कॉलेज में अगर जाते हैं तो 5,000-6,000 मंथली पैसे पर रखा जाता है, जबकि हमारे श्रम साधन विकास मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी का स्टेटमेंट है कि 15,000 से कम किसी को सैलरी न दिया जाए, जबकि प्राइवेट ITI कॉलेज में 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? सरकार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करती है? क्यों नहीं बच्चों को सर्टिफिकेट देने का काम करती है कि उनको अच्छा एजुकेशन दिया जाए? ये सारी व्यवस्थाएं हैं सर। बहुत अच्छी बात सर ने कही है। एकदम ज्वलंत मुद्दा ये है कि 2016 से ITI वाले बच्चों को डिग्री नहीं दी गई है, साथ ही साथ जिनका बैकलॉग है उनका पेपर नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं यदि उनको डिग्री नहीं मिलेगी तो जो आने वाले आगामी वैकेंसीज हैं या जो पहले वैकेंसी हो चुकी हैं उसमें वो कैसे एलिजिबल हो पाएंगे? जाहिर सी बात है वो बेरोजगार रह जाएंगे क्योंकि वो एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करेंगे। अब चूँकि बच्चे 2016 में इनरोल हैं तो इसके लिए अब कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार जिम्मेदार है? क्या वहाँ के शिक्षक जिम्मेदार हैं या ये व्यवस्था जिम्मेदार है? बहुत ही ज्वलंत सवाल सर ने कही है कि यदि 2016 से बच्चे जो इनरोल हैं उनको यदि डिग्री दे दी गई होती तो कहीं ना कहीं जो रेलवे में वैकेंसी आई थी उनमें वो बहुत सारे बच्चे उससे लाभ उठा पाते और बेरोजगारी को रोजगार में बदल पाते, है ना सर? जी बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ है कि अभी जो फिलहाल का मुद्दा है कि यूपी गवर्नमेंट में PPP मॉडल पे ITI चलाने की बात कही जा रही है। बहुत सारा मतलब स्टेटमेंट निकाल दिया गया है कि बहुत सारे कंपनियों को बुलाया गया है कि आप PP जो मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और उसमें क्या व्यवस्था है कि जो ITI में जो सीटें होती है जिस पे बच्चे एडमिशन लेते हैं, कुछ ही सीटों को सरकार अपने पास रखेगी, बाकी 80% ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सीटें उस कंपनी को चला जाएगा जो अपनी मर्जी से फी लेगा, अपनी मर्जी से वहाँ पे जितना भी काम हुआ कराएगा। तो अब बताइए, सरकार इंस्टीट्यूट जो खोलता है, सरकारी कॉलेज खोलता है या ITI कॉलेज खोलता है, इसीलिए खोला जाता है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे, जो गाँव के बच्चे, जिनको पैसे की समस्याएँ होती है, जिनको पैसे की प्रॉब्लम है, वो जाके गवर्नमेंट ITI में एडमिशन ले अपना भी एजुकेशन ले सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जबकि आप PP मॉडल पर अगर आप ITI देंगे तो कुछ सीटों पर आप एडमिशन लेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, बाकी सीटें उस कंपनी को चली जाएगी, तो एक गरीब का लड़का कैसे पढ़ेगा? कभी सरकार ने सोचा है?
आज मैक्सिमम जो बच्चे हैं 80% ITI करने वाले वो गांव से हैं। आप देखिएगा ITI कोई ऑफिसर का लड़का नहीं करता है, कोई मंत्री का लड़का नहीं करता है, कोई पैसे वाला लड़का नहीं करता है, कोई बिजनेसमैन का लड़का नहीं करता है। ITI करने वाले लड़के गांव के होते हैं, किसानों को होते हैं, गरीबों को होते हैं, और उनके बच्चों को आप PPE मॉडल के तहत बेच रहे हैं, इनडायरेक्टली बेच रहे हैं। बिजनेसमैन के हाथों में आप ITI दे रहे हैं। वो जब ITI को चलाएगा PPP पर, तो कहीं ना कहीं उसका तो एक फोकस रहेगा कि हम प्रॉफिट कमाएं, प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करेगा, फी ज़्यादा से ज़्यादा लेगा, और उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये जो होने वाला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि जो 80% संख्या ये प्रभावित होगी, बच्चे ITI नहीं कर पाएंगे और बेरोजगारी की समस्याएं और बढ़ जाएगी। बहुत सही बात सर ने कही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कहने का मतलब इसमें गवर्नमेंट भी रहेगी और प्राइवेट वेंचर भी आएगी। कुछ सीटें गवर्नमेंट के द्वारा भरी जाएगी, गवर्नमेंट के निर्देशों के अनुसार, और मैक्सिमम सीटें जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट वेंचर इसको ओपन करेगी, उसके लिए तय की गई। तो जाहिर सी बात है, प्राइवेट जो वेंचर है वो अपने मनमानी फीस वसूलेंगे, जिससे जो गरीब दबके, जो वंचित बच्चे हैं, क्योंकि जो ITI में एडमिशन लेने वाले होते हैं वो मैक्सिमम गांव देहात के गरीब, कुचले, वंचित लोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई रुक जाएगी। तो कहना है सर का कि कहीं ना कहीं इस प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है, जो कि सोशल वेलफेयर को जाहिर सी बात है बहुत कम ध्यान में रखा जाएगा और प्रॉफिट के नज़रिए से किया जाएगा, तो इसके खिलाफ हैं सर कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, और आप ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरी प्राइवेट ITI है, मैक्सिमम देश में प्राइवेट ITI है। आप लोग एक बार आप वहाँ प्राइवेट ITI में विजिट कीजिए, किसी भी ITI में जाइएगा, 100 में से आपको 75 से 80% ऐसे ITI मिलेंगे जहाँ पे ताले बंद है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर नहीं है, जहाँ पे क्लासेस नहीं चलती है, मशीनों पर धूल गर्दे पड़े हुए हैं, मशीनों को चलाया तक भी नहीं जाता है, सामान मटेरियल सब है, बच्चे पढ़ने नहीं आते। 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है DGT की तरफ से। हर साल बच्चों का 80% अटेंडेंस दिखा दिया जाता है, जबकि आप ज़मीनी हकीकत ये है कि बच्चे प्राइवेट ITI में पढ़ने तक नहीं जाते हैं। मैं सभी ITI की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम ITI ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे नहीं जाते हैं। कुछ ITI वाले ऐसे हैं जो अपने ITI में ना पढ़ा के कोचिंग खोल के पढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए मेरा ITI कॉलेज है, हम अपने ITI में बच्चों को ना पढ़ा के कोचिंग खोलकर बच्चों को एजुकेशन दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप लूटने का काम करते हैं। आप अपने ITI में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कोचिंग खोल कर पढ़ा रहे तो क्या है कि आप पैसा ओरिएंटेड हैं, पैसा कमाना चाहिए। अरे पैसा सब कोई कमाए, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं कि आप पैसा कमाए, लेकिन आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आप कोचिंग क्यों चलाना चाहते हैं? आप कोचिंग उसी ITI के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी गलत है। तो इस तरह से एक बिजनेस हो गया है जिसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। और ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है, सरकारें कुछ हकीकत कुछ और दिखाती है, और कहीं ना कहीं इस पे हमारे समाज के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ITI के बच्चों को आगे सामने आके बोलना पड़ेगा कि उनकी जो समस्याएं हैं, आप सोचिए 23 लाख बच्चे बाहर आते हैं लेकिन एक भी बच्चा आवाज़ नहीं उठाता है। हमारे पास मैसेज बहुत सारे आते हैं कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हम जब बोलते हैं कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते, तो बोलते हैं कि सर मेरा सेशनल कट लेंगे, मेरा रिजल्ट रोक देंगे, इसकी वजह से हम लोग नहीं बोल पाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जितने न्यूज़ चैनल हैं, कि आप एक बार जाइए, आप लोग दिखाइए अपने कैमरे के माध्यम से, ITI किसी भी दिखाइए, वहाँ के जो व्यवस्था है उसको दिखाइए, तब जाकर सरकारें जानेंगी और रोजगार का जो एक समस्या है वो दूर हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही है सर ने। पहली बात ये कि जो भी प्राइवेट ITI कॉलेजेस हैं उनको सरकार सही तरीके से निगरानी रखे कि उसके जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो शिक्षक हैं, क्या वो बाहर जाके कोचिंग चला रहे हैं और उस कोचिंग में उसी ITI कॉलेज के बच्चे पढ़ते हैं। तो बात ये हो गई कि वहाँ भी उन्हें पैसा देना पड़ रहा है और बाहर में भी पैसा देना पड़ रहा है, तो इनको रोका जाना चाहिए। साथ ही साथ बिहार के जो ITI कॉलेज हैं उनमें स्थिति ये है कि ताले बंद हैं, मशीनें धूल फाक रही है, व्यवस्थाओं की कमी तो नहीं है लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है। शिक्षक रहेंगे तभी तो पढ़ाएंगे। इन सब चीज़ों पे हम चाहेंगे श्रम संसाधन मंत्री माननीय विजय सिन्हा जी सर इस पे ध्यान दें ताकि इन लोगों की ये समस्याएं दूर हो। इससे ये बेरोजगारी दूर करने का बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि इस टेक्नीशियन के हेल्प से बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं जिनमें वो जा सकते हैं। जी, आपने एक सवाल किया था अप्रेंटिसशिप को लेकर, तो अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको हम जानकारी दे दूँ कि अप्रेंटिसशिप एक ऐसा माध्यम है कि ITI बच्चा करता है, इंजीनियरिंग करता है, डिप्लोमा करता है, तो थियोरेटिकली चीज़ें पढ़ता है, कंपनी से उनका कोई लगाव नहीं होता है। जब अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं तो हम लोग कंपनियों से प्रैक्टिकली मुलाकात होती है कि वहाँ पे कामें कैसी होती है, हम जो पढ़े हैं उसका उपयोग कितना वहाँ पर कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ अप्रेंटिसशिप में सिखाई जाती है। अब अप्रेंटिसशिप करने वालों के साथ समस्या क्या है कि 1 साल अप्रेंटिसशिप कराई जाती है और इसके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है, किसी तरह का वेटेज नहीं दी जाती है।
रेलवे में पहले जो था कि जो अप्रेंटिसशिप रेलवे से करेगा आईटीआई के फील्ड में, उनको परमानेंट नौकरी वहाँ मिल जाती थी। बीच में इसे हटा दिया गया। अब रेलवे में क्या किया गया है कि 20% सीटों पे आरक्षण दे दिया गया है, मतलब 20% सीटें रिजर्व की गई है आईटीआई बच्चों के लिए जो अप्रेंटिसशिप किया है। लेकिन यहाँ पर समस्या है कि 20% जो सीटें रिजर्व की हैं आईटीआई के लिए, तो आप तो एक पहले तो मेरिट बेस पर सिलेक्शन लेते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, 1 साल ट्रेनिंग देते हैं, फिर आप क्यों निकाल दें? जबकि आपके डिपार्टमेंट का हर चीज़ जो जानकार हो चुका है उसको वहीं पर रख लेना चाहिए। मेरा मुद्दा ये है कि वहाँ पर रखिए। अप्रेंटिसशिप के लिए जब आप बाहर ही निकालते हैं, वहाँ पे आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि बच्चों को दोबारा से आपका एग्जाम ना देना पड़े। एक बच्चा आईटीआई किया, फिर रेलवे का एग्जाम दिया, फिर रेलवे में जाकर अप्रेंटिसशिप किया, फिर वापस आया, फिर रेलवे का एग्जाम देगा, मेडिकल देगा, फिर रेलवे में जाएगा, फिर परमानेंट होगा। ये तो एक लेंदी प्रक्रिया और बच्चों का उम्र निकल जाता है। एक आदमी का मैक्सिमम उम्र देखा जाए नौकरी के लिए 60 साल होता है और इस चक्कर में उसका 5-6 साल बर्बाद हो जाता है। तो रेलवे का ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि वहाँ पे जो जितना भी सीटें अप्रेंटिसशिप के लिए रखा है वहाँ पे डायरेक्टली एक ही बार में नौकरी दे दे। पहला चीज़ ये। दूसरा है कि देश में 300 गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराई जाती है। तो सरकार अप्रेंटिसशिप जो कर लेता है, मतलब कंपनी से रूबरू हो जाता है, प्रैक्टिकली रूप से कंपनी को जान लेता है, वहाँ पर उसको अस्थायी नौकरी देना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। कंपनी वाले क्या करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, 1 साल बच्चों को काम करेंगे, निकाल दिए, फिर नया बच्चा ला के फिर निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि अस्थायी रूप से एक आदमी को रोजगार नहीं मिल पाता है। क्या ये प्राइवेट कंपनियां ऐसे करती है? जी बिल्कुल। के बाद हाँ बिल्कुल, प्राइवेट कंपनियाँ और सरकारी कंपनियाँ दोनों करती है। सरकारी कंपनी में कुछ कंपनियाँ ऐसी है कि बोलती है कि परमानेंट जब वैकेंसी आती है उसमें बोलती है कि मेरे यहाँ से जो अप्रेंटिसशिप किया है उसी को रखेंगे, जो कि गलत है। मान लीजिए सर्टिफिकेट हम कहीं से ले सकते हैं, अप्रेंटिसशिप हो सकता है मैंने बीएचएल से किया है, सेल से किया है और रेलवे में बहाली आ रही है, तो वहाँ भी अप्रेंटिसशिप करने वालों को देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है, वो बोलता है कि नहीं है मेरे यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया उसको हम अस्थायी करेंगे। और प्राइवेट की मत पूछिए, बिल्कुल ही ख़राब स्थिति है। वहाँ तो अप्रेंटिसशिप कीजिए और बाहर जाइए, कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं होता है। सर्टिफिकेट दे देंगे और बाहर निकाल देंगे। अप्रेंटिसशिप में ये नियम होता है सर कि आपको ज़्यादा काम नहीं कराया जाता है, प्रोडक्शन नहीं कराई जाती है, सिखाया जाता है। जबकि लोग प्रोडक्शन करवाते हैं प्राइवेट कंपनी वाले और इसके बाद ही बाहर निकाल देते हैं। और जो नौकरी वो लोग देते हैं आईटीआई वालों को, जो फ्रेशर को, वो कभी भी अस्थायी नहीं करते हैं, 2 साल के बाद निकाल देते हैं, 2 साल बाद नया लेके जाते हैं। और सैलरी के नाम पर केवल 7,000-8,000 रुपये देंगे, ओवर टाइम करने पे 12-13,000 रुपये देते हैं। उसमें बच्चों को रहना हो, खाना हो, सब अपने से करना पड़ता है। तो एक आईटीआई का छात्र आईटीआई क्यों करेगा? कैसे वो अपने जीवन को यापन करेगा? कम से कम मिनिमम जो सैलरी है भारत सरकार का 15,000 मिलना चाहिए, वो तो प्राइवेट कंपनी को देना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जितना प्रोडक्शन होता है अपने हाथों से प्रोडक्शन आईटीआई वाले बच्चे करते हैं, जिससे प्राइवेट कंपनियां अरबों रुपए की प्रॉफिट कमाती है और उस अरबों रुपए के प्रॉफिट में इतना पैसा नहीं देती है अपने वर्करों को जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की, क्योंकि उनको अस्थायी नौकरी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल सही बात सर। ये सर का कहना है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन मांगती है और उसके बाद कहना ये है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के नाम पे अप्रेंटिसशिप दिया जाता है, लेकिन वहाँ उनसे प्रोडक्शन के काम भी करवाए जाते हैं। सीधे तौर पे बोला जाए तो इनका ये शोषण किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इतना ही नहीं, यदि वो 2 साल काम करते हैं, 1 साल काम करते तो उन्हें बाहर का भी रास्ता दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस मामले को सरकार को जितना जल्द हो संज्ञान ले, ताकि जो अप्रेंटिसशिप किए हुए रहते हैं उनको उचित सैलरी मिले, उचित व्यवस्था मिले, ताकि वो उस वेंचर को आगे बढ़ाने में अपना समुचित योगदान दे सकें, शारीरिक रूप से जैसे कि मानसिक रूप से भी वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। जी बिल्कुल। आज देश में आपको पता होगा निजीकरण लेकर काफ़ी लोगों में डर पैदा हो गया है, जबकि निजीकरण कोई समस्या नहीं है, समस्या बेरोजगारी है। लोग क्यों डर रहे हैं निजीकरण से? इसलिए ना कि अस्थायी नौकरी की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट कंपनियों में अस्थायी नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट वेंचर वाले आते हैं। तो सर गवर्नमेंट कहती है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो PSUs थे ऐसे बहुत सारे, जैसे कहती है गवर्नमेंट की HMT पहले था, आज केरला का वेंचर उसका बंद है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी नहीं थी, लोग काम नहीं कर रहे थे। और प्राइवेटाइजेशन से ये होगा कि एक टाइम बॉन्डेड होगा, एक उनके पास टारगेट रहेगा कि इनमें अचीव करना है, तो गवर्नमेंट कहती है इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट अपना बचाव करती है। भारत पेट्रोलियम सुने होंगे आप, इसको भी निजीकरण किया जा रहा है, जबकि ये अरबों की प्रॉफिट में है। आपको पता होगा रेलवे को निजीकरण करने की बातें की जा रही है। ये सब
कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट वाली ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे कंपनी जो प्रॉफिट है उसको भी बेचा जा रहा है। बात लोग में डर क्यों है, ये बात को समझिए। लोग क्यों डर है निजीकरण से? अगर मुझे आप नौकरी अच्छा दे दीजिएगा, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इससे कोई मैटर नहीं। मुझे नौकरी अस्थायी मिल गया, मुझे बिलीव है कि मुझे 60 सालों तक उस कंपनी में नौकरी करने का मुझे अधिकार रहेगा, तब लोग नहीं डरेंगे। लेकिन स्थिति यही है कि प्राइवेट कंपनी वाले कभी भी अस्थायी नौकरी नहीं देते हैं। प्राइवेट रिलायंस है, टाटा है, बड़े बड़े अडानी ग्रुप है, कभी भी आप देखोगे कि बहाली कैसे होती है, बहाली आता है पता भी नहीं चलता है। तो लोग इसीलिए डर रहे हैं कि वहाँ पे कोई कंपनी वाले नौकरी नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से नौकरी मिल गई। आउटसोर्सिंग के लोगों को लेकर आएंगे, काम कराएंगे और आदमी नहीं एक मशीन बन जाएगा। एक मानवता के नाते जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि आपको 8 घंटा काम करना है, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लेना है, प्राइवेट कंपनी वाले ओवरलोड देते हैं और वैसे लोगों को खोजते हैं जो मशीन बन के काम करें। वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आते हैं। तो सर आप ये मानते हैं कि इससे एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी प्राइवेटाइजेशन से? एफिशिएंसी अब बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब ये ना होता है कि चीज़ों को दुरुपयोग किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सोशल वेलफेयर की काम नहीं होगी, उनसे काम ज़्यादा करा, प्रॉफिट की बातें ज़्यादा होगी, सोशल वेलफेयर की बातें कम होगी। जी बिल्कुल, ये सोशल वेलफेयर नहीं होगा। दूसरा है कि सरकार निजीकरण की तो बातें कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि जितने भी डिपार्टमेंट निजीकरण किया जा रहा है तो वहाँ पे हमारा जो पहले से प्रावधान था बहाली प्रक्रिया को लेकर, सैलरी को लेकर, वहाँ पर सुविधाएं को लेकर, उसके बारे में अपना राय क्यों नहीं दे रही, उसके बारे में पोर्टफोलियो क्यों नहीं ला रही है कि हमारा इस तरह से व्यवस्था रहेगा जो पहले से है। केवल हम अपना मैनेजमेंट प्राइवेट को दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। तो ये इस पर सरकार चुप है, केवल बेचने का नाम लेती है। बेचने का मतलब हो गया कि आप क्लियर बताइए मुझे कि वहाँ पे बहाली कैसे होगा, सैलरी कैसे मिलेगा, वहाँ पे एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, उनके लिए क्या क्या बेनिफिट होगा, टीएडीए मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर आप कभी देखिएगा किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है। इसीलिए लोगों के दिल में डर है। और जहाँ तक रेलवे की बात है, रेलवे निजीकरण नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, विरोध करता हूँ, क्योंकि ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मंत्रालय है, बहुत बड़ी संपत्ति है, जिसके देश आज़ाद होने के बाद लाखों मजदूर, लाखों वर्षों के बाद इसको डेवलप किया गया है। और ये एक झटके में किसी प्राइवेट आदमी को दे दिया जाए तो ये किसी तरह से सही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही कि सर ने कि जो इंडियन रेलवे है जॉब का हब है। यदि बोला जाए तो एशिया में ये जॉब का जो कहाँ से निकलेगा जॉब, ये ऐसा वेंचर है जहाँ से बहुत ही हैवी मात्रा में जॉब का निदान होता है, जॉब मिलते हैं, बेरोजगारी दूर होती है। तो सर का कहना है कि प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और खास करके रेलवे के मामले में। जी इसके अलावा जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि इफिशियंसी बढ़ जाएगी, देखिए सर, इसरो का भी निर्माण 1960 के दशक में हुआ था, उस समय इसरो का निर्माण होता। आज इसरो देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारी हमारे PSU हैं जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ PSU है जो काम नहीं कर रहे, पूरी तरह से फेल हो गए, जैसे BSNL हो गया, एयर इंडिया हो गई। ये सारे PSU इसलिए फेल हो गए क्योंकि सरकार का ऐसा पॉलिसी आया जो कर्ज में डुबा दिया। इसके जो भी सरकार रहे होंगे, जो उनके कैबिनेट मंत्री रहे होंगे, उन्होंने इस तरह से पॉलिसी ला दिया जिसे गलत इस्तेमाल करके उसको लॉस में ला दिया गया। तो कहना सर का ये है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करके आप पॉलिसी रिफॉर्म लाइए। जी पॉलिसी रिफॉर्म लाइए, वहाँ पर उसको चीज़ों को सुधारा जाए। ये नहीं कि आखिर मान लीजिए आप किसी के हाथ में कंपनी दे रहे हैं, ठीक है, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को दे दिए। अब टाटा ग्रुप पॉलिसी रिफॉर्म करेगा ना, वहाँ पे अच्छा अपना मैनेजमेंट लाएगा, अपनी चीज़ों को सुधारेगा, तब ना वो प्रॉफिट में आएगी। ये चीज़ हम भी लोग भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है। सरकार के पास भी आज यहाँ से सुंदर पिचाई है, हमारे इंडिया के गूगल के CEO बने हुए। इस तरह के जितने बड़े बड़े टैलेंट है जो बाहर जा रहे हैं, उनको हायर करके इन सारे डिपार्टमेंट को दीजिए। मतलब जिस फील्ड के जो रिलेटेड लोग हैं उनको दीजिए, टेलीकॉम वालों को टेलीकॉम में दीजिए, जो हमारे जो एयर इंडिया है इनको इस क्षेत्र के जो लोग जुड़े हुए इंजीनियर उनको दीजिए, जो अच्छे लोग हैं। विदेश क्यों जाएंगे, यहीं पर इसको सुधार सकते हैं। टाटा क्या करता है, रिलायंस क्या करता है, अडानी क्या करता है, उनके जितने भी बड़े बड़े मैनेजमेंट टीम हैं वो टॉप हायर को अपने यहाँ रिक्रूट करता है, उनसे चीज़ों को ऑपरेट कराता है, वो अच्छा से करते हैं। जबकि सरकार पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं पॉलिसी में ये चीज़ें खराबी लाती है, जिसकी वजह से ये घाटे में चली जाती है और बेचने की नौबत आ जाती है। जी बिल्कुल सही बात कही सर ने। बहुत ही ज्वलंत मुद्दे उठाए कि अभी जो बिहार में ITI कॉलेजों की स्थिति है, जो बच्चों के साथ अप्रेंटिस के नाम पे जो शोषण किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन पे सर ने बात कही। और CTI जो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं इंस्ट्रक्टर बनने को, उस पर बात कही है, जो सब ज्वलंत मुद्दे हैं। और ये जो वैकेंसी सर अभी सर जो श्रम संसाधन मंत्रालय की ओर से सर माननीय विजय सिन्हा सर ने ट्वीट किया था एक हिंदुस्तान के कोटेशन को लेकर 2500 वैकेंसी के लिए। जी हाँ, 2500 वैकेंसी के लिए विभाग की तरफ से ट्वीट किया गया था। लेकिन आज का न्यूज़ है
कि उसे फर्जी बताया जा रहा है कि वो कोई वेबसाइट बनाकर फर्जी तरीके से रिक्रूटमेंट निकाल दिया था, जो कि ये गलत है। बहाली ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है। और भविष्य में आपको बता दें कि 2016 से पहले से ही इस तरह की न्यूज़ आते रहते हैं कि बिहार में बहाली आने वाली है, कभी 2400, कभी 1800, इस बार 2500 दिया है। तो इस तरह से आते रहते हैं और इस सारे बच्चे निराश हो चुके हैं। बिहार में 3000 की संख्या में CITS ट्रेनिंग है, उपलब्ध है। कितने बार ये लोग आंदोलन भी किए हैं, कितने बार न जाने अनियत बार जाकर मंत्री जी से मिले हैं, लगातार आश्वासन भी मिले हैं और लगातार पेपर के माध्यम से निकाल कर आश्वासन दी जाती है। चुनावी स्टंट हो सकता है, बहाली नहीं आ रही है। सरकार को चाहिए कि तत्काल जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से स्किल इंडिया, आप पिछले स्किल दिवस पे आप देखे होंगे, स्किल री स्किल अप स्किल के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो स्किल री स्किल अप स्किल कैसे होगा जब हमारे पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर ही नहीं है, ITI में मशीनें ही नहीं चलती है, रिक्रूटमेंट ही नहीं होता है, तो स्किल री स्किल अप स्किल होगा कैसे? अपने मुख्यमंत्री जी कहते हैं 7 निश्चय योजना के तहत बहुत सारे ITI कॉलेज खोले गए हैं। जी, 7 निश्चय योजना के तहत हम अभी तक 49 ITI खोले गए हैं बिहार में, लेकिन उस 49 ITI के पास मतलब मैक्सिमम के पास अपना एक भवन भी नहीं है, अपना कार्यालय भी नहीं है, प्राइवेट मकानों में चलाई जाती है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जो NCVT का नॉर्म्स है वो मान्यता नहीं दी है इनको, उसमें इंस्ट्रक्टर की बहाली भी नहीं हुई है। और हर साल बच्चे वहाँ नामांकन होता है, बच्चे बाहर भी आ जाते हैं पढ़ के और वो आज बेरोजगार रोडों पर घूमते हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? जबकि ये सरकारें 15 साल से हैं हमारे बिहार में और मुख्यमंत्री जी का जो पॉलिसी है बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जमीनी स्तर पर उस पर काम नहीं हो रहा है। जी, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं उनके डिपार्टमेंट का जो अलग अलग डिपार्टमेंट मंत्रालय है वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें अच्छा किया जा रहा है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए उनके जो नीचे मंत्री से लेकर जो भी लोग हैं वो अच्छे से एक्शन में नहीं ला रहे हैं, जिसके कारण वो फेल हो गया है। मतलब फेल नहीं हो गया है, ITI के मामले में पूरी तरह से फेल है। सर, इस लाइव सेशन के माध्यम से News.in के लाइव सेशन के माध्यम से सर जो छात्र ITI कर चुके हैं, जो इंस्ट्रक्टर के लिए जो ज़रूरी ट्रेनिंग है वो कर चुके हैं, वो जो उदास हैं, उनके लिए सर का क्या संदेश होगा? देखिए, संदेश ये है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि सारी व्यवस्थाएं सुधारा जाए और इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चे से निवेदन है कि आप लोग हताश न हो, जो ITI कर रहे हैं, आपकी जो समस्याएं हैं उसको आगे लाइए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो जिला स्तर तक मौजूद हैं, उनसे संपर्क कीजिए। हम लोग ज़मीनी स्तर पर इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। CITS के लेकर जो समस्याएं हैं वो बहुत जल्द सुलभ हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया है। DGT की तरफ से ही लगातार ये चीज़ें जारी की गई है, तो 1-2 सालों में ये सुधर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को रुकना नहीं है, लड़ाई अभी लंबी चलेगी और बच्चों को हेल्प की मदद से इस संगठन को बनाया गया है और लगातार हम लोग इसका बच्चों को सहयोग करने का काम करेंगे। मीडिया के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे उन बच्चों की आप हताश न हो, आपकी बातें हम माननीय मंत्री जी तक पहुंचाएंगे, इससे आगे भी होगा, हम सेंट्रल लेवल तक भी पहुंचाएंगे। आप बिल्कुल हताश न हो, क्योंकि ज़िंदगी जीने का ही नाम है, संघर्ष का ही नाम है। जी सर, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि मीडिया वालों से ही सब निवेदन है कि आप लोग इस फील्ड पर भी कवर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का तो स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में ये सब बहुत कवर होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट छूटा हुआ है। केवल सिंगल और टेक्निकल डिपार्टमेंट के केवल ITI जो कि सबसे टेक्निकल का छोटा भाग है, उसमें 23 लाख बच्चे बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बातों को उठाया जाएगा। जी, तो इसको ऊपर तक आप लोग उठाया जाए, प्रश्न पूछिए उन जो अधिकारी हैं, जो संबंधित मंत्री जी हैं, उनसे पूछा जाए इस तरह की समस्याएं क्यों हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि News.in इसमें आगे आएगा और हम लोग समस्याओं को उठाता है लगातार। और आप हमारे दर्शकों से निवेदन है कि News.in का फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को लाइक भी कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप कमेंट करेंगे। जैसे कि हमारे रिपोर्टर लोग, सर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो भी समस्याएं आप लोगों का निजी रूप से भी होगा, आप अपने आसपास की समस्याओं को इन लोगों के सामने ला सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और इस पर तत्काल ये लोग रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्टिंग करके संबंधित मंत्रालय तक ले जाने का काम करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद करते हैं। कुछ और भी सवाल हैं सर, जिनसे आपसे रूबरू होंगे हमारे रिपोर्टर सर RK रॉय सर। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जी सर, ऐसा सिर्फ ITI में ही क्यों लगा कि आप ITI के लिए एक संगठन बनाना पड़ गया? और भी है, पॉलिटेक्निक है, और उसके बाद BTech वाले भी बहुत बेरोजगार रहते हैं, एक सिर्फ ITI को आप क्यों लिए? ये बात ऐसा है सर कि देखिए, हम भी BTech हैं और ITI में इंस्ट्रक्टर के लिए हमने ट्रेनिंग लिया है। समस्याएं सर हर जगह है।
डिप्लोमा स्तर पर बीटेक स्तर पर बहुत बड़ी समस्याएं हैं कि उन लोगों के लिए बहाली प्रक्रिया नहीं होती है। खासकर डिप्लोमा और बीटेक वाले तो एक कॉलेज वाले एक प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं, लगातार केवल डिग्रियां आ रही है, बच्चे बाहर आ रहे हैं, नौकरी की भारी कमी है। आईटीआई के लिए मैंने इसलिए किया कि इस फील्ड में कोई नहीं था देखने वाला, पूरी तरह से शोषण के शिकार थे। कहीं ना कहीं हम लोग डिप्लोमा बीटेक करते एक एजुकेटेड ग्रेजुएट माने जाते हैं, तो इन लोग अपने से लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं। इनको देखने वाला एक मजबूत संगठन होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि मेरा गाँव से ज़्यादा जुड़ाव है, गरीब बच्चों से ज़्यादा जुड़ाव है, इस वजह से हम लोग इस फील्ड को चुने हैं और लगातार इसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डिप्लोमा का छोड़ दिया है, बीटेक को छोड़ दिया है। अगर मेरे पास इस तरह की समस्याएं आती है तो हमारा संगठन उसके लिए भी बिल्कुल पूरे तन मन से काम करेगा और करता रहेगा। तो सर आप आईटीआई के लिए क्या कर रहे हैं? संगठन की तरफ से क्या एजेंडा है इस संगठन का? देखिए, संगठन की तरफ से एजेंडा बहुत सारा है। पहला एजेंडा ये है कि आईटीआई में शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, पूरी तरह से ज़मीनी स्तर पर हकीकत रूप में सुधारा जाए। दूसरा एजेंडा ये है कि जो आईटीआई बच्चे करके बाहर निकलते हैं उनको एक रोज़गार मुहैया कराया जाए। लड़कियों, मैक्सिमम जो लड़कियां हैं जिनके लिए कुछ भी नहीं है दुनिया में, कह सकते हैं, सरकार एक सामाजिक तौर पर शोषण का शिकार है, एक रूढ़िवादी का शिकार है, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन आईटीआई में लड़कियों के लिए भी बहुत सारे ट्रेड है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, स्विमिंग कटिंग, ब्यूटिशियन, ये सब लड़कियों का ट्रेड आईटीआई में है। उन लोगों को लोकल स्तर पे रोज़गार मुहैया कराया जाए, जैसे टेलरिंग का शॉप खोल सकती हैं, सिंगार स्टोर का, फैशन का, ये सब चीज़ें खोलकर अपना रोज़गार धंधा कर सकती है। उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और हम लोग इसको लेकर हम लोग प्रमोट करने का काम करते हैं। सर आप लोग संगठन बनाए हैं, अच्छा संगठन है, तो क्या आप कभी रोज़गार भी देने के बारे में सोचे हैं कि बस सरकार से मांग करते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों का हम लोग का जो अपना ये है, इसका उद्देश्य उसमें रोज़गार देने के भी ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट किए हैं। लेकिन रोज़गार ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ फंडिंग करके देंगे, लेकिन जो सपोर्ट है वो देंगे। जैसे सपोर्ट आपको चाहिए, गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका आपको पैसे की ज़रूरत है, मिल जाएगा। जैसे सरकार का जो मुद्रा स्कीम का योजना है जिसके तहत 5 लाख से लेकर 25 लाख तक पैसे मिलते हैं, वो दिलवाने का काम करेंगे। कुछ भी निजी तौर पे ज़मीनी स्तर पर कोई सपोर्ट चाहिए किसी डिपार्टमेंट का, वो हम लोग देने का काम करेंगे। काउंसलिंग करने का काम करेंगे, क्योंकि ये संगठन जो काम कर रहा है तो सबको पैसे देकर रोज़गार नहीं करा सकता, लेकिन सपोर्ट देकर जरूर रोज़गार हो सकती है। और मैं मानता हूँ कि रोज़गार के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। जी तो सर आप रोज़गार पैदा करने के बारे में सोचे हैं कभी? संगठन आपका रोज़गार पैदा करे, जो कुछ रोज़गार? जी बिल्कुल, रोज़गार तो बहुत सारी है, केवल सिस्टम सुधर जाए रोज़गार की कमी नहीं होगा। आप बताइए, आईटीआई में 430 को इंस्ट्रक्टर है, 2700 सीटें खाली है, रोज़गार ही रोज़गार है। प्राइवेट कंपनी वाले एक आदमी को 12-12 घंटा ओवर टाइम काम कराता है, वहाँ पे चाहिए कि एक के बदले 2 रख ले, तो रोज़गार तो बहुत है। आप हर डिपार्टमेंट देखिएगा, सीटें बहुत खाली है प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में। तो हम लोग को रोज़गार की जरूरत नहीं है, रोज़गार पैदा हो सकता है जब सरकार की पॉलिसी सुधर जाए। ठीक है, धन्यवाद सर। ऐसा मैं ये बोल रहा था कि जो रोज़गार ऐसा कुछ किया जाए जो बिहार के अंदर रोज़गार मिले। जी अभी क्योंकि जो भी आईटीआई करते हैं ये सब बाहर ही जाते हैं सभी कंपनी में, ऐसा कुछ किया जाए जिससे बिहार के बच्चे बिहार में उसे रोज़गार मिल जाए, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, ये किया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं वो बिहार से ही हैं, यूपी से ही हैं। जो जाकर कंपनियों को प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनकी मशीनों को चलाते हैं, वो लोगों को अगर हम लोग बिहार में रोज़गार दे सकते हैं, उनको उस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, तो बिहार भी उन सारे प्रदेशों से आगे निकल सकता है। और इनडायरेक्टली बिहार ही पूरे देश को चलाता है। यूपी या बिहार दोनों को हम बातें कर रहे हैं, यहाँ भी मैक्सिमम लोग हैं जो बाहर जाकर कंपनियों में काम करते हैं। तो ये अकेले हम लोग नहीं कर सकते, सरकार अगर मदद करती है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है आईटीआई की फील्ड, आईटीआई के बच्चे जाकर मशीनों को चलाते हैं, वहाँ कंपनियों में काम करते हैं। सरकार मदद करती है तो हम इस चीज़ों में इन्वॉल्व होकर ये काम कर सकते हैं, रोज़गार में, बिहार में रोज़गार देने का काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की मदद चाहिए। सरकार से क्या मदद चाहिए, फाइनली बताइए, आपको क्या मांग है सरकार से? हाँ, सरकार से मांग है कि हमारे बिहार में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो उद्योग धंधे बंद हो गए, जैसे चीनी मिल है बंद हो चुका है, डालमिया नगर में एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था वो भी बंद हो चुका है, उसको ओपन किया जाए। बिहार में रेल कारखाना है जिसको शिफ्टिंग की बातें चल रही थी कि शायद रुक गया है, और भी बहुत सारे ऐसे कल कारखाने जो बंद पड़े हुए हैं उसको चालू किया जाए। और बिहार में आईटी
के लिए हर राज्यों में एक आईटी हब बनाया जा रहा है। हर शहरों में एक अपना एक आईटी सेक्टर होता है, मतलब वो मोहल्ला ही आईटी हब के नाम से जाना जाता है। उस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया जाए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ भी बहुत बड़ा रोजगार हो सकता है। हमारे भोजपुरी एक इंडस्ट्री है जो बिहार से संबंध रखती है और इस इंडस्ट्री के पास अरबों रुपए के टर्नओवर है। ये इंडस्ट्री को बिहार में स्थापित किया जाए, जैसा कि कहा जा रहा है कि नालंदा या गया में करने वाले हैं। तो इस जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों में डेवलप हो रहे हैं उसको बिहार में करने का बिहार सरकार काम करे तो ये कहीं ना कहीं पलायन रुक सकती है। और हमारा बिहार कृषि प्रधान है, तो हमारे बिहार से भी बहुत सारे जो मूल्यवान हमारे कृषि प्रोडक्ट है उसको यहाँ उत्पादन किया जाए। किसानों को उस तरह से ट्रेनिंग दी जाए कि उनके बच्चे बाहर ना जाके और वहाँ पर उद्योग कर सकते, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, बहुत सारे कृषि के प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर आपको। तो सर का मांग है सरकार से कि सभी फैक्ट्रियाँ चालू किया जाए, जिससे क्या होगा बच्चा जो भी यहाँ से पढ़ेंगे ITI पॉलिटेक्निक उनको यहाँ बिहार में ही रोजगार मिलेंगे। धन्यवाद सर इसके लिए।